76वें गणतंत्र दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन, ध्वजारोहण और ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रधुन। सभी से निवेदन कि कृपया जब राष्ट्रधुन बजे तो आप अपने सीएम विष्णुदेव साय गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किए हैं। आप देख सकते हैं विद्यार्थी के उत्कृष्ट विद्यार्थी के रूप में 2 वर्ष आपने सऊदी अरब में अपनी सेवा दी और बाद में देश भावना को जागृत करते हुए आपने IPS ज्वाइन किया। बेहतरीन एक व्यक्तित्व आपके के साथ ही समस्त जनमान के दिल में आपने आप अपनी जगह बनाई और प्रशिक्षु IPS परेड कमान श्रीमान मयंक मिश्रा आमंत्रण हेतु तैयार। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। परेड कमांडर द्वारा सादर आमंत्रण दिया गया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए से माननीय मुख्य अतिथि महोदय के वाहन को चालन करते हुए श्री गंगाराम टोपो जी, प्रधान आरक्षक 715 और माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने वाहन पे आसीन, साथ ही कलेक्टर सरगुजा श्री विलास भोसकर सर और साथ ही पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री योगेश पटेल सर और परेड इन कमांड श्री मयंक मिश्रा जी सनय सनय वाहन परेड निरीक्षण की ओर चलता हुआ आज के हमारे इस 76वें गणतंत्र दिवस जिला स्तरीय में जो मुख्य अतिथि हैं वो माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। 21 फरवरी 1964 को ग्राम बगिया जिला जशपुर में जन्म हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का और हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा लोयला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी जिला जशपुर से प्राप्त की और इसके पश्चात ग्राम पंच से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1979 में और शीघ्र ही 1990 में निर्विरोध ग्राम सरपंच के रूप में चयनित और शीघ्र ही 1990 से लेकर के 1998 तक सदस्य प्रदेश विधानसभा तबकरा से और सांसद के रूप में 13वीं लोकसभा 1999, 14वीं लोकसभा 2004, 15वीं लोकसभा 2009, 16वीं लोकसभा 2014 लगातार 4 बार संसदीय क्षेत्र रायगढ़ से प्रतिनिधित्व किया। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 2006, 2011, 2020 में अपनी सेवाएं दी। केंद्रीय राज्य मंत्री 2014 से 2019 तक और इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य 2 बार 2 दिसंबर 22 और 8 जुलाई 23 से अपनी सेवाएं दी और वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ दादाजी सरदार स्वर्गीय बुद्धनाथ साय जी सन 1947 से 1952 तक विधायक मनोनीत हुए थे। बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय जी
2 बार विधायक और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री भारत सरकार रहे सांसद के रूप में। और बड़े पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ साय जी 1967 से 1972 तक तपकरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। इस तरह से पूरा परिवार जन सेवा में शुरुआत से ही जुड़ा रहा है, आजादी के समय से ही, और उसका ये प्रतिफल माननीय मुख्यमंत्री जी आज पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दर्शक दीर्घा से निवेदन, जिस तरफ से यह वाहन गुजर रही, कृपया करतल ध्वनियों से आप स्वागत करें। कहे भारत माता की। देश के प्रति आस्था, अनुराग, कर्तव्य परायणता, साहस और अभय पौरुष का यह संजीव संचार जैसे कह रहा हो कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाया जा। दर्शक दीर्घा के ठीक सामने हमारा वाहन, साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान योगेश पटेल, बीटेक के आप छात्र और पूरा परिवार शिक्षक के रूप में समर्पित। साथ ही एक विशेष बात आपके लिए कही जाती है कि आपके पिताश्री उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे विद्यालय छोड़ चुके थे, उनको समाहित किया शिक्षा के साथ। 2018 के आईपीएस महासमुंद से आपका विशेष संबंध और नवोदय विद्यालय के छात्र और दंतेवाड़ा रायगढ़ में कार्य करने का विशेष अनुभव। कृपया दर्शक दीर्घा से निवेदन कि करतल ध्वनियों से स्वागत करें हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का। और साथ में हम सबके आदरणीय कलेक्टर महोदय, निश्चित रूप से अगर मैं कहूं धान खरीदी की बातें या फिर उन सभी जहां पर जो लोग एक विशेष धारा से रुके हुए थे, उन्हें सबको जोड़ने का, नई नई योजनाओं की जानकारी देने का, अगर मैं कहूं पांडव लोग को जोड़ने की बात, तो उन्होंने विशेष रूप से उन पर ध्यान दिया। कृपया करतल ध्वनियों से स्वागत करें हम सबके अतिथि महोदय जो आपके समक्ष गुजर रहे हैं आज इस उत्सव के दिन पर। दर्शकों से, सुधीजनों से मेरा विनम्र आग्रह है, जहां जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये वाहन गुजरता है, पूरी गर्मजोशी से स्वागत करे, करतल ध्वनि से स्वागत करे, सम्मान करे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उन्होंने सरगुजा की भूमि को चुना, इस पावन नगरी को चुना है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए। अब शनै शनै परेड टुकड़ियों की ओर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन प्लाटून क्रमांक 1 सशस्त्र जिला पुलिस बल कमांडर उप निरीक्षक श्री अश्विन दीवान थाना प्रभारी धौलपुर ने सैल्यूट किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। प्लाटून क्रमांक 2 की ओर शनै शनै बढ़ता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन जिला पुलिस बल कमांडर सहायक उप निरीक्षक श्री संदीप सिंह ने स्वागत किया, सैल्यूट दिया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। बस स्टैंड के चौकी प्रभारी हैं प्लाटून क्रमांक 3 जिला पुलिस बल महिला कमांडर उप निरीक्षक सुश्री सुनीता भारद्वाज महिला थाना प्रभारी ने सैल्यूट किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। शनै शनै माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन बढ़ता हुआ प्लाटून क्रमांक 4 की ओर। प्लाटून क्रमांक 4 नगर सेना पुरुष कमांडर सहायक उप निरीक्षक श्री शौकीलाल राज जो थाना मणिपुर के प्रभारी हैं, उन्होंने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी। शनै शनै माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन परेड का निरीक्षण करता हुआ और जोरदार गर्मजोशी से अभिवादन हमारे समस्त इन परेड कमांडर्स के द्वारा जो बड़ी मुस्तैदी से आज के दिवस के लिए तैयारी किए हैं। प्लाटून क्रमांक 5 की ओर बढ़ता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन नगर सेना महिला कमांडर उप निरीक्षक श्रीमती रंभा साहू के नेतृत्व में कोतवाली थाना अंबिकापुर में पदस्थ हैं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन धीरे धीरे हाथ हिलाकर बड़े गर्मजोशी से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे इन परेड कमांडर्स का। प्लाटून क्रमांक 6 सैनिक स्कूल अंबिकापुर कमांडर जूनियर अंडर ऑफिसर श्री सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में आरडीसी व आईजीसी में सेवाएं दे चुके हैं। इस टुकड़ी की विशेषता 4 नेशनल हॉकी प्लेयर इस टुकड़ी में शामिल हैं और साथ ही एक कैडेट सीबीएसई टॉपर शामिल है इस टुकड़ी में। प्लाटून क्रमांक 7 की ओर एनसीसी राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर और सीनियर अंडर ऑफिसर बालकृष्ण राजवाड़े के नेतृत्व में इस टुकड़ी की विशेषता 10 कैडेट अग्निवीर में चयनित 2 पैरा कमांडो और साथ ही 5 जिला पुलिस बल के लिए चयनित।
और प्लेटून कमांडर 8 अन्नपूर्णा गुर्जर आरडीसी परेड में आपने अपनी विशेष योग्यता हासिल की। जूनियर अंडर ऑफिसर एनसीसी गर्ल्स पीजी कॉलेज ने सहस्र अपने मुख्य अतिथि को सलामी दी और उन्होंने बड़े गर्व के साथ उसे स्वीकार किया। प्लेटून नंबर 9 प्रिया मैरी टोप्पो सीनियर अंडर ऑफिसर होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर, उन्होंने अपने मुख्य अतिथि को सलामी दी और उन्होंने सहस्र स्वीकार किया। प्लेटून कमांडर शैने 10 अश्विनिका स्काउट की टुकड़ी, यह परेड कुल 3 खंडों में बटी हुई। सेंट जेवियर्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर, उन्होंने अपने मुख्य अतिथि महोदय को सहस्र सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। महोदय, आज आपके आगमन से यह प्रांगण उत्सव के रूप में अपने आप को महसूस कर रहा है। हम अपने प्रांगण में आपका आतिथ्य स्वागत करते हैं। प्लेटून कमांडर 11 सबीना सिंह गाइड शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नेतृत्व में उन्होंने अपने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी और बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्वीकार किया और साथ ही साथ आने वाले दिनों के लिए भी उन्होंने शुभकामनाएं प्रदान की। प्लेटून नंबर 12 संध्या गिरी गाइड अंबिका मिशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरनी बेड़ा ने अपने नेतृत्व में पूरी टीम के साथ उन्हें सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। प्लेटून कमांडर 13 गाइड अनुप्रिया किस्पोट्टा उर्सुलाइन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर, उन्होंने सलामी दी और महोदय ने स्वीकार किया। इस तरह परेड की 3 टुकड़ियों में अंतिम खंड की प्लेटून कमांडर 14 गाइड शाम कर गए युग युग अद्भुत लीला, जहाँ बांसुरी बजी ज्ञान की जागा स्वर्ण सवेरा, यही भारत देश है मेरा। परेड माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध, अपना संदेश हम सब के लिए उद्बोधित करें। पहले आना चाहिए छोड़नी घर छोड़े आऊंगा। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज राष्ट्र के जन गण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व गुण के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा और साख बढ़ रही है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद राष्ट्रभक्तों और ज्ञात अज्ञात सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। आज संविधान निर्माताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। संविधान सभा में मध्य प्रदेश के महू नगर में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते अविस्मरणीय भूमिका रही है। हमारा संविधान गौरव और स्वाभिमान के साथ हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध भी कराता है। संविधान दिवस के माध्यम से हमारा राष्ट्र संविधान की महिमा को एक उत्सव के रूप में मनाता है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर यह बताते हुए प्रसन्नता है कि एक वर्ष में प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ प्रदेश की जनता के हित में जन सहयोग से जो कार्य हुए हैं, उनसे मध्य प्रदेश विकसित राज्य के रूप में पहचान बना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मंशा अनुसार विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश की हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। प्रधानमंत्री 17 दिसंबर 2022 को जयपुर में इस परियोजना का त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ है। परियोजना के माध्यम से कुल 6,73,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। प्रदेश की भीतर भी नदी जोड़ो अभियान को क्रियान्वित करने की दिशा में उल्लेखनीय काम प्रारंभ हुए हैं। नदी जोड़ो अभियान हमारे अपने प्रदेश के राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी दोनों तरफ से समान रूप से किया जा रहा है। राज्य के बाहर पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना जो राजस्थान के साथ हमारा 20 वर्ष से ज़्यादा समय से उलझा हुआ मसला था,
उसको सुलझा करके हमारे देश के राज्यों के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण का एक नया अध्याय गढ़ने का प्रयास हुआ है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड की धरती को केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से पूरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की धरती पर आपस में मिलकर के बुंदेलखंड के प्यास मिटाने के साथ साथ समृद्धि के द्वार भी खोलने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, राज्य के बाहर जिस प्रकार से नदी जोड़ो परियोजनाओं को हमने लागू करने का प्रयास किया है, उसी संदर्भ में हमने अपने राज्य के अंदर भी खास करके एक नदी से दूसरे नदी की कठिनाइयों के लिए कहीं सीवर से जुड़ी हुई परेशानी होगी, कहीं और कोई कारण से नदी सूखी या एक नदी में बाढ़ आती है, ऐसे में एक नदी से हम अपनी इन समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। इसका बेहतर उदाहरण इंदौर और उज्जैन के बीच निकलने वाली सीवर से जुड़ी हुई कान नदी की पुरानी एक ऐसी कठिनाई थी जिस कठिनाई के कारण से वर्षों से हमारा गंदा पानी उज्जैन की छिपरा को प्रभावित करता था। ऐसे में एक नदी जोड़ो अभियान राज्य के अंदर भी लेने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से अब यहाँ इंदौर से निकलने वाली कान नदी का पानी यहाँ से निकल करके बजाय छिपरा में मिलने के वो अपनी दूसरी एक नदी वो भी इंदौर से ही निकलती, लेकिन डाउन स्ट्रीम में जब डैम में ऊपर पानी भरा रहेगा शुद्ध जल, तो नीचे जो पानी शुद्ध होकर के मिलेगा जिसको किसान अपने काम में ले सकेंगे। इस कान नदी और एक तरह से गंभीर नदी जोड़ने का एक राज्य के अंदर का ये भी अनुपम उदाहरण बना है, जो विश्व में पहला एक राज्य के अंदर नदी जोड़ो अभियान का दूसरा अध्याय लिखा जाना लगेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान का मंत्र दिया, जिसका अर्थ गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ज्ञान के ध्यान के ध्येय वाक्य को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। इस मंत्र की सिद्धि में मध्य प्रदेश सरकार ने 4 मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रारंभ करने का निर्णय किया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया गया है। यह मिशन युवाओं के स्वप्न साकार होने का माध्यम तो बनेगा ही, साथ ही समाज में सकारात्मक और अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए भी प्रेरित करेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता संवर्धन, उद्यमिता को प्रोत्साहन और रोजगार, सामाजिक पहल, सामाजिक सद्भाव इस मिशन के प्रमुख स्तंभ है। सरकार 5 वर्ष में युवाओं के लिए 2,50,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का लक्ष्य रख रही है। युवा खिलाड़ियों के लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम निर्माण करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। गरीब कल्याण का मिशन गरीब और वंचित वर्ग को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। यह मिशन मुख्यतः 3 घटकों यथा बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के पक्के घर का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हो रहा है। योजना में प्रदेश के 36 लाख ग्रामीण और 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क राशन वितरण योजना को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा जनजाति ग्रामों में 100% सैचुरेशन के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 51 जिले के 267 विकास खंडों के 11,000 से अधिक ग्रामों में निवासरत 18,58,000 जनजाति परिवारों की 93,23,000 आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में 18 विभागों अथवा मंत्रालयों की 25 से अधिक जनहितैषी योजनाओं को चिन्हांकित करते हुए 5 वर्ष के लिए कुल वित्तीय प्रावधान 79,000 करोड़ का करने का योजना बनी है। रानी दुर्गावती
श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1,000 रुपया प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3,900 रुपया प्रति हेक्टर की सहायता दी जा रही है। 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए इस वर्ष 600 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। विगत वर्ष में किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में निरंतर अग्रणी स्थान बनाए रखने की जिद है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार जीतते हुए हम अपने इस रिकॉर्ड को कायम रखे हुए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना अब प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से हमने लागू की है, जिसके कारण कृषकों को सौर ऊर्जा के लाभ से लाभान्वित करने के लिए प्रदेश में अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने वाले लगभग 1.25 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप प्रदान किए जाएंगे। किसानों को अधिक दाम प्रदान करने वाली फसलों को लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सिंचित रकबे को अगले 5 वर्ष में 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 6,000 गांवों में प्राथमिक दुग्ध समितियां हैं। प्रदेश के समस्त गांवों के लिए दुग्ध समितियों को गठन करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। सांची ब्रांड को और मजबूत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में देश के कुल दूध उत्पादन को बढ़ाकर 20% तक करने का भी हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है। सरकार का प्रयास मध्य प्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के इन डेयरी विभाग के माध्यम से सहकारी प्रणाली भी सशक्त होगी। प्रदेश के सभी जिलों में गौशालाओं का सुचारू संचालन होगा। प्रदेश के बड़े नगरों में आधुनिक गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्वालियर में 10,000 से अधिक गायों की एक सक्षम आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का प्रारंभ हम करा चुके हैं। धीरे धीरे करके हमारे राज्य के बड़े नगर निगमों में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर इत्यादि स्थानों पर भी इसी प्रकार की गौशालाएं बनाने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा करवाया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पशुपालकों और किसानों को गौपालन प्रोत्साहन देने के लिए 10 गाय से ज़्यादा पालने पर सरकार अनुदान देने का विचार कर रही है। पंजीकृत गौशालाओं में भी प्रति गोवंश मिलने वाली 20 रुपये आहार राशि बढ़ाकर 40 रुपये करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया गया है। इसी प्रकार से मछुआरों बंधुओं को मत्स्य पालन के लिए भी अलग अलग प्रकार की कई सुविधा देने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। नारी सशक्तिकरण मिशन का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना है। मिशन के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास के साथ ही उनकी सुरक्षा एवं उन तक विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। मध्य प्रदेश सरकार ने खेती का वो वक्त भी देखा है जब कड़ी मेहनत से धान उपजाने के बाद मंडियों में किसान भाई धान लेकर जाते थे तो औने पौने में धान बेचकर आना पड़ता था। बहुत मुश्किल से परिवार चलता था। खरीफ फसल के बाद उनके पास दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। श्रद्धेय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया तो धान की खरीदी की व्यवस्था भी आरंभ हुई। धान के कटोरे में कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना भी आरंभ हुई। यह काम इतने व्यवस्थित तरीके से हुआ कि छत्तीसगढ़ देश में खाद्य सुरक्षा का मॉडल राज्य बन गया। मुझे याद आता है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद शुरुआती दौर में धान खरीदी लगभग 4.63 लाख मीट्रिक टन के आसपास हुई। पिछली बार यह आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन को छू गया।
यह इसलिए हुआ कि हमारी सरकार किसान भाइयों को धान का सबसे अच्छा मूल्य दे रही है। हमने किसान भाइयों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीदा। किसानों से किए गए वायदे के अनुरूप हमने 13 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस भी दिया। इन सबके चलते पिछले सत्र में हमने किसान भाइयों के खाते में 49,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। लगभग 2.5 माह से राज्य में तेजी से धान खरीदी चल रही है। किसानों के खाते में हम लगातार समर्थन मूल्य की राशि दे रहे हैं। प्रति एकड़ अंतर की राशि 800 रुपये हमारी सरकार के द्वारा आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी माह में किसान भाइयों के खाते में भेजने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए हमने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ भी किया है। इसके अंतर्गत हम 5,62,000 भूमिहीन कृषकों को 10,000 रुपये सालाना प्रदान कर रहे हैं। यह शुभ संकल्पों और अच्छी नियत का प्रतिफल है। छत्तीसगढ़ के किसान आज बेहद खुशहाल हैं, पलायन रुका है और किसान खेती में निवेश कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और भोपाल में खनन कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ से निवेश के प्रस्ताव, यूके जर्मनी के माध्यम से 78,000 करोड़ से रुपयों के अधिक निवेश के प्रस्ताव, संयुक्त प्रयासों से अब तक 4,17,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश, जिसमें लगभग 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मध्य प्रदेश में उद्योग के विभिन्न निवेश के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश ने देश के अंदर अब निवेश करने के लिए एक तरह से सबसे आकर्षक राज्य का अपना दर्जा पाया है। भोपाल में आगामी 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। जैसा कि आपको जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस निवेश कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में गत 1 वर्ष से औद्योगिक विकास और निवेश संवर्धन के निरंतर प्रयास हम चला रहे हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश जन विश्वास बिल पास कर उक्त अधिनियम में 5 विभागों के 8 अधिनियमों के माध्यम से 64 उपबंधों का गैर अपराधीकरण किया गया है। सतत टिकाऊ तेज गति से विकास के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में पिछली बार की तुलना में 16% से अधिक प्रदेश का बजट अर्थात 3,65,000 करोड़ रुपए का किया गया है, जिसको आगामी 5 वर्ष में 2 गुना करने का हमने लक्ष्य रखा है। प्रदेश में अब प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर के 1,42,000 से अधिक हो चुकी है। ई पंजीयन, ई स्टाम्पिंग के माध्यम से संपत्ति की रजिस्ट्रेशन करने का नया अभियान प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से 2024 में राजस्व महाअभियान के माध्यम से लगभग 30 लाख, द्वितीय चरण में लगभग 50 लाख राजस्व प्रकरणों का भी निराकरण किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना में 88% कार्य पूरा होने की सराहना की है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इस योजना में मध्य प्रदेश के 15,63,000 से अधिक हितग्राहियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज आधुनिक और बेहतर शिक्षा के लिए हमने हर क्षेत्र में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज के आधार पर युवाओं को अपने सभी प्रकार की शिक्षा अपने जिले में मिले, ये अभियान हमने प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश में परंपरागत तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम आधारित विश्वविद्यालयों का उनके कार्यक्षेत्र के अलावा भी कई और रोजगार परक कोर्स चालू करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए 17 शासकीय 13 निजी मेडिकल कॉलेज का संचालन प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है
कि एक तरफ 2003-04 में प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन एक ही वर्ष में हमने 3 मेडिकल कॉलेज चालू करते हुए आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज आज हमारे मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले 2 वर्षों में हम लगभग 24 मेडिकल कॉलेज और देने वाले हैं, अर्थात देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना में हम सबसे अग्रगण्य भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में अब तक 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। इसी प्रकार से 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि मध्य प्रदेश देश में सबसे पहले एयर एम्बुलेंस चालू करने वाले राज्यों की श्रेणी में आज अपनी एक विशेष पहचान बना के खड़ा हुआ है। हाल ही में 2 दिन पहले हमारी एयर एम्बुलेंस के बलबूते पर हमने न केवल शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण कराने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि गरीबों के प्रति हमारी भावनाओं को प्रकटीकरण का यह उदाहरण भी माना है, जिसके माध्यम से एयर सुविधा, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हम हर गरीब के जीवन को बचाने में अपनी सरकार का सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, एक तरफ जब एलोपैथिक कॉलेज हम बढ़ा रहे हैं, उसी समान दृष्टि से हम आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय को भी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पिछले वर्ष हमारी सरकार ने 11 नए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने की निर्णय की घोषणा की थी, जिसमें से 5 महाविद्यालय में निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति भी हमने जारी कर दी है। 1 वर्ष के अंदर ये 11 ही मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश के लिए शुरुआत की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जल जीवन मिशन में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में नल से जल की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास हमारा चल रहा है। प्रदेश के 17,000 से ज्यादा ग्रामों में सभी घरों में जल कनेक्शन दिए गए हैं। प्रदेश में लोक परिवहन, खास करके हमारा राज्य देश का एकमात्र राज्य था जिसका अपना राज्य परिवहन सरकारी व्यवस्था के अभाव में निजी व्यवस्थाओं के हाथों मजबूर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हम लोक परिवहन के प्रबंधन सरकार के माध्यम से कराते हुए सुदूर ग्रामीण से ग्रामीण, छोटे से छोटे स्थान तक भी इस परिवहन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हुए आधुनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से बड़े महानगरों को आधुनिक परिवहन की व्यवस्था के साथ साथ हम ग्रामीण लोक परिवहन के साधनों का भी उपयोग कराने जा रहे हैं। साथ ही साथ मेट्रो ट्रेन का मामला हो या इंदौर मनमाड रेलवे लाइन का मामला हो, भारत सरकार ने भी अद्वितीय रूप से मध्य प्रदेश का ध्यान रखते हुए हमारे लिए विकास के नए दरवाजे खोलने का काम किया है। भारत सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की दृष्टि से भी 3,500 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इंदौर अकेले में 350 करोड़ की लागत से एलिवेटेड और कई सारे काम भारत सरकार के माध्यम से मंजूर हुए हैं। भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 लेन में अपग्रेड करने की अनुमति मिली है। प्रदेश में विमानन सेवाओं के विस्तार की दृष्टि से भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश वो राज्य है जो कम समय में भी काफी बड़े पैमाने पर हमारी विमानन सेवाओं का उपयोग राज्य की बेहतरी के विकास के लिए करने जा रहा है। रीवा एयरपोर्ट के संचालन के साथ हमारा राज्य एक साथ 6 एयरपोर्ट संचालित करने वाला, 24 घंटे जहां हमारी विमान सेवा मिले, ऐसे बड़े राज्य में अब शुमार हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई स्थानों पर एक साथ हवाई पट्टी, छोटे छोटे ब्लॉक में हेलीपैड हमारी योजना का हिस्सा है, जिसके माध्यम से वर्तमान के दौर में हम सभी प्रकार के परिवहन के व्यवस्थाओं का उपयोग राज्य की बेहतरी के लिए करने की तरफ आगे बढ़े हैं। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार को मिलाकर एक तथा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ को मिलाकर दूसरा महानगरीय क्षेत्र बनाने का भी हमने निर्णय किया है। प्रदेश के संतुलित नगरीय विकास के लिए पुनर्घनत्वीकरण और पुनर्विकास नीति का भी नया प्रारूप हमने तैयार किया है। प्रदेश में प्रतिदिन गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। मुझे ये बताते भी अत्यंत खुशी है, अब किसानों को रात के समय अपनी सिंचाई के लिए बिजली लेने के बजाय हमारी सरकार प्रयास कर रही है वो अपने सिंचाई के साधन का उपयोग
बिजली का उपयोग अपने दिन में ही कर ले ताकि रात की कठिनाई से बचा जा सके। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, विद्युत क्षमता का कुल उत्पादन 24,108 मेगावाट है, लेकिन आज हम लगातार प्रयास करते हुए आने वाले वर्षों में भी हम लगातार सरप्लस बने रहें, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसीलिए 4,100 मेगावाट अतिरिक्त कोल विद्युत आधारित विद्युत क्षमता के लिए भी हमने कोल ब्लॉक आवंटन कराने के लिए भारत सरकार के माध्यम से उपलब्धि हासिल की है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, वर्तमान में ग्रीन एनर्जी अर्थात नवकरणीय ऊर्जा की स्थापना क्षमता आज से 12 वर्ष पूर्व केवल 438 मेगावाट थी, जो दिसंबर 2024 तक 7,300 मेगावाट हो गई। ये लगभग 14 गुनी है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं 2030 तक 7,000 को बढ़ा करके 20,000 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन को हम लक्षित कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, 25 दिसंबर 2024 को देश की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा, यह विश्व की पहली फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसका हमने लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से खजुराहो से कराया था। मिशन मोड में सभी शासकीय भवनों पर अपनी बिजली स्वयं उत्पादित करने के लिए सोलर रूफटॉप की स्थापना करने का भी हमने निर्णय किया है और इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुझे एक बात की और प्रसन्नता है, एक तरफ हम अपने राज्य स्तर पर सभी हितैषी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, दूसरा अभियान के रूप में भी जैसे 11 दिसंबर से लगा करके 25 दिसंबर तक हमने जन कल्याण पर्व मनाने का निर्णय किया है, जिसमें कई प्रकार की योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया है। एक तरफ हमने जन कल्याण पर्व मनाने का निर्णय किया, दूसरी तरफ जन कल्याण अभियान के माध्यम से हमने 26 जनवरी तक लगभग 40 दिन तक अपने हितग्राहियों को उनके घर घर जाकर के उनको अपनी पात्रता अनुसार उनकी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से 45 हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से सेवा शिविर लगा करके 32 लाख से ज्यादा नागरिकों को हित लाभ आवेदन पत्रों के आधार पर हमने देने का प्रयास किया है। प्रदेश में 1450 किलोमीटर लंबे श्री राम वन गमन पथ निर्माण का भी निर्णय हमने किया है। वहीं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े विभिन्न तीर्थ स्थलों पर भी हमने उनके सभी स्थानों को श्री कृष्ण पाथेय से जोड़ करके श्री कृष्ण पाथेय का गठन करने का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान राम और कृष्ण के आधार पर इस धरती ने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को जिया है। उस स्वर्णिम अध्याय को हम पुनः समाज के सामने लाने का निर्णय कर रहे हैं। जब एक तरफ हम उनके उस जीवन के चित्र को लाने का प्रयास करेंगे, दूसरी तरफ प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। लोक माता अहिल्या देवी की 300वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में महेश्वर में मंत्री परिषद की बैठक करने की पहल भी हमारे द्वारा की गई है। सिंहस्थ 2028 को वैश्विक आयोजन बनाया जाएगा। शिप्रा का जल निर्मल और प्रवाहमान बना रहे, इसीलिए भी हम इस पे काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन को नित नए आयाम मिल रहे हैं। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सिंगरौली ऐसे कई स्थानों पर राज्य के अंदर भी हमने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा भी प्रारंभ की है। प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या भी लगातार हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश टाइगर और लेपर्ड स्टेट के नाते साथ अब चीता स्टेट भी बन गया है। भोपाल का रातापानी प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, एक तरफ हम जनहितैषी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रशासनिक दक्षता की दृष्टि से भी हम जिला, विकास खंड, तहसीलों और अनुविभागों के पुनर्गठन के उद्देश्य से प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग का गठन भी करते हुए इस दिशा में काम कर रहे हैं। नागरिकों को मद्य निषेध के लिए जागरूक किया जा रहा है। यह कार्य समाज और सरकार दोनों के स्तर होने पर ही सफलता मिल सकती है। राज्य सरकार ने इस क्रम में प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराबबंदी का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस संबंध में साधु संत, सामाजिक संगठन सभी लोगों के दिए गए सुझाव पर हमने ये कदम उठाया है। मां नर्मदा के तट के दोनों किनारों पर शराबबंदी पूर्ववत लागू रहेगी। इस ऑफिस सिस्टम प्रशासनिक प्रबंधन को पेपरलेस बनाने की दिशा में भी हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति के लिए राज्य सरकार सजग और सक्रिय है। डिजिटल अरेस्ट जैसे नए अपराधों को रोकने के लिए जन जागृति अभियान भी चलाया जा रहा है। साइबर डेस्क के माध्यम से साइबर अपराधों के विरुद्ध कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य को वर्ष 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने की रणनीति पर भी कार्य किया जा रहा है। औपनिवेशिक मानसिकता के स्थान पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और जनता को राहत देने के लिए लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के भी प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, हमारी सरकार ने तय किया है आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर हम अपने किसी भी जेल से किसी भी बंदी को कोर्ट में हाजिर करने के लिए लगने वाले समय में और पुलिस बल में बाकी व्यवस्था में न केवल बदलाव लाते हुए सारे अपराधियों के समूचे प्रकरण के कोर्ट में चलने वाले मुकदमे की कार्रवाई न केवल जेल से ही प्रारंभ कराएंगे बल्कि इससे जुड़े हुए बाकी पक्ष भी जैसे चिकित्सक और बाकी लोग भी हॉस्पिटल से ही अपने डिजिटल वर्चुअल रूप से अपनी गवाही दे करके हॉस्पिटल में डॉक्टर रहेगा, बंदी जेल में रहेगा, न्यायालय अपनी स्थान से चलता रहेगा। आधुनिक तकनीक के बलबूते पर हमने प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय हमारे द्वारा किया गया है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों मध्य प्रदेश में पहली बार इस संबंध की व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है देश के अंदर पहली बार इस संबंध की व्यवस्था लागू करने वाला दर्जा भी मध्य प्रदेश ने पाया है। नए कानूनों की खास करके उनमें जनता की भागीदारी अधिकारों को देने का हमारा उपक्रम ये लगातार हम जनता के बीच मध्य प्रदेश के नए कानूनों को लागू करने के लिए 100% क्रियान्वयन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जन कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी के कल्याण के प्राथमिकता के अनुसार निरंतर विकास का ये यज्ञ जारी रहेगा। गत 1 वर्ष में प्रदेश की प्रगति के लिए जो निर्णय लिए गए वो आपके सबके सामने है। प्रदेश के नागरिकों का व्यापक जन समर्थन भी हमको मिला है। निश्चित यह संतोष का विषय हो सकता है, लेकिन लक्ष्य तो यही है मध्य प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मामलों में अग्रगण्य रहे, प्रदेश में विकास से निर्णायक परिवर्तन हो। हम कह सकते हैं यह गण और तंत्र की परिणामकारी उत्तरदायी संस्कृति का जीवंत चित्र है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है मध्य प्रदेश सच्चे अर्थों में विकास और समानता की दिशा में आगे बढ़ते हुए चित्रों के रंगों के निरंतर चटक और रेखाओं को अमिट बनाए रखने की दिशा में लगातार काम करता रहेगा। मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए मेरी अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। चलो भैया परेड के लिए आ जाओ। की परीक्षाओं में एक पेपर अंग्रेजी का होता था। हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि और हिंदी माध्यम के अनेक प्रतिभाशाली परीक्षार्थी कई बार इस वजह से भी पीएमटी क्लियर नहीं कर पाते थे। बाद में इसे हटा दिया गया, लेकिन आगे मेडिकल की पढ़ाई में अंग्रेजी की समस्या कायम रही। हमने मेडिकल छात्र छात्राओं को हिंदी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई की सुविधा दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की राह में अब कोई रुकावट शेष नहीं रही। हमारा प्रदेश इस वर्ष अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है। संयोग से यह वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। इस अवसर को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी द्वारा दिखाए गए सुशासन के मूल मंत्र पर चलते हुए हमने पारदर्शी, सजग और लोक कल्याणकारी प्रशासनिक तंत्र तैयार किया है, जिसके बूते हम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग के रूप में सुशासन को कार्यान्वित करने देश में अनूठी पहल की है। छत्तीसगढ़ में लाल फीताशाही की रोकथाम के लिए
हम ई ऑफिस प्रणाली अपना रहे हैं। इसमें फाइलों का निपटारा ऑनलाइन होगा। तय समय सीमा में अधिकारी को ई फाइल पर अपनी टिप्पणी देनी होगी। इस प्रणाली के चलते समय सीमा पर भ्रष्टाचार की आशंका के बगैर फाइलों का कुशलता से निपटारा हो सकेगा। यह समय स्मार्टफोन का है। हमने शासकीय सेवाओं की डिलीवरी को आसान करने के लिए मोबाइल फोन में नागरिक सुविधाओं से संबंधित बहुत से ऐप आरंभ किए हैं। मंत्रालय में किसी से मिलना हो तो स्वागतम ऐप में एक क्लिक करें और समय लें। रजिस्ट्री करानी हो तो सुगम ऐप में क्लिक करें और बसों का लोकेशन जानना हो तो संगवारी ऐप देख लें। नागरिक सेवाओं की उपलब्धता डिजिटल गवर्नेंस के चलते काफी आसान हो गई है। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए हमने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आरंभ किया है। इससे न केवल महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी जानकारी मिलती है, अपितु इसे बेहतर करने के लिए आवश्यक दिशा भी मिलती है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस पर न केवल भरोसा करती है, अपितु इसे क्रियान्वित भी करती है। खनिज में हमने मैनुअल पास को समाप्त कर ऑनलाइन ट्रांजिट पास आरंभ कर दिए हैं। शासकीय खरीदी में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने जेम पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार राज्यों को बेहतर काम के लिए इंसेंटिव देती है। हमने जो सुधार छत्तीसगढ़ में किए उसके चलते केंद्र सरकार ने इंसेंटिव के रूप में राज्य को 4,400 करोड़ रुपए दिए हैं, जिन्हें हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। अपने भाचा भगवान श्री राम के आशीर्वाद से यह सब शुभ कार्य हम कर पाए हैं। ननिहाल के लोगों को अपने भांजे का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। भगवान श्री राम का आदर्श जीवन उनके भीतर शुभ संकल्पों के बीज बोता रहे। इसके लिए हमने पुण्य अयोध्या धाम के दर्शन के लिए श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना आरंभ की है। अब तक 20,000 से अधिक श्रद्धालु इस योजना के माध्यम से श्री राम लला के दर्शन कर चुके हैं। हमारे प्रदेश की सांस्कृतिक संपदा समृद्ध है। जनजातीय संस्कृति की थाती संभालने वाले हमारे बैगा, गुनिया, सिरहा को हम लोग हर साल 5-5 हजार रुपये की सम्मान निधि दे रहे हैं। जनजातीय गांव में अखड़ा निर्माण विकास योजना हमने आरंभ की है। स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले हमारे जनजातीय सेनानियों और शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में लगाने का निर्णय लिया है। राजिम कुंभ का सुंदर आयोजन हमने पुनः आरंभ कराया है। देश भर से साधु संतों का समागम राजिम के त्रिवेणी संगम पर हो रहा है। प्रयागराज में 144 वर्षों बाद महाकुंभ का सुखद संयोग बना है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को सुविधा देने हमने 4.5 एकड़ में छत्तीसगढ़ पैवेलियन तैयार किया है। यहाँ प्रदेश के श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने पीने की सुविधा हमने उपलब्ध कराई है। गांधी जी कहते थे कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस वर्ष जब हम छत्तीसगढ़ की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तब हमने विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा का रोड मैप तैयार कर लिया है। वर्ष 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ का भव्य स्वरूप हम सभी के सामने होगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। हमारी सरकार ऐसी सरकार है जिसने 1 साल पूरे होने पर प्रदेश की जनता के समक्ष अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। हमारे पास शुभ संकल्प है, सच्चाई है, ईमानदारी है और पुरखों की परंपरा से आई शक्ति है। हम आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे और हर बाधा को पार कर एक उज्जवल, सशक्त, विकसित छत्तीसगढ़ के अपने सपने को मूर्त रूप देंगे। अथर्ववेद का मंत्र है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब आहिता। कार्य का शुभ संकल्प मन में हो
तो सफलता जरूर मिलती है। गणतंत्र पर्व की आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अंबिकापुर की पावन धरा से पूरे देश की जनता के नाम संदेश और अब पूरे विश्व को संदेश रंगीन गुब्बारों के माध्यम से हमारे भारत के राष्ट्र ध्वज के 3 रंगों में समावेशित ये केसरिया, श्वेत और हरे रंग जो संस्कृति, शांति और समृद्धि का प्रतीक है, जो पूरे विश्व को व्योम मंडल से ये प्रदर्शित करने में पूरे विश्व को ये संदेश कि भारत हमेशा संस्कृति की रक्षा करते हुए शांति से समृद्धि की ओर अग्रसर और नवीन सोपान गढ़ रहा है प्रगति के हमारा भारत। शानदार भव्य आकर्षक परेड की शुरुआत। रश्मि रथी पर सवार होकर शुभ्र धवल किरणें अपने बहुकोणीय आयामों के साथ अद्भुत छटा बिखेरते हुए भव्य परेड का स्वागत कर रही है। यह भव्य परेड शनि शनि सलामी मंच की ओर अग्रसर और परेड का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर आदित्य सिंघारिया जी। 2IC की भूमिका में पूजा पाटीदार जी उनका अनुकरण कर रही हैं। मंच के सामने पहला दल पहुंचते हुए परेड कमांडर आदित्य सिंघारिया और 2IC पूजा पाटीदार के कुशल नेतृत्व में हम जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। 1 महीने की लगातार अभ्यास का सुपरिणाम। हमारे सामने पहला दल मंच के सामने आ रहा है। सीमा सुरक्षा बल प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सोमनाथ मेथी के नेतृत्व में अपने ध्वज और अतिथि को सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का यह दल उप निरीक्षक नरेंद्र तिवारी के नेतृत्व में अपने सलामी देता हुआ गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है प्रथम वाहिनी विशेष सशस्त्र बल उप निरीक्षक रामलाल बघेल के नेतृत्व में ध्वज और अतिथि को सलामी देता हुआ गुजर रहा है। एकता, तालबद्धता का सुंदर संगम, यह भव्य आकर्षक परेड। इसके ठीक पीछे है 15वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल उप निरीक्षक लोकेंद्र शर्मा के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है जिला पुलिस बल इंदौर उप निरीक्षक प्रदीप यादव जी के कुशल नेतृत्व में। और उसके ठीक पीछे आ रहा है नारी शक्ति जिला पुलिस बल इंदौर उप निरीक्षक सीमा मुवेल के भव्य आकर्षक परेड आपके सामने से गुजर रही है। जिला होमगार्ड बल सशस्त्र उप निरीक्षक दीपेश पाटीदार के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरते हुए। इसके ठीक पीछे है जिला यातायात पुलिस बल सूबेदार राजेंद्र सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में मंच के सामने से सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है वन विभाग का दल उप निरीक्षक कैलाश मार्सकोले के नेतृत्व में मंच के सामने से ध्वज और अतिथि को सलामी देता गुजर रहा है। इसके पीछे आ रही है देश की युवा पीढ़ी दूसरी सैन्य दल अनिकेत मोड़े के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय कैडेट कोर का दल मंच के सामने से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है शौर्य दल स्मिता सूर्यवंशी के कुशल नेतृत्व में ये मजबूत आत्म सशक्तिकरण भारत का परिलक्षण। इसके ठीक पीछे आ रहा स्काउट का यह दल युवा पीढ़ी तरुण गंधवाने के कुशल नेतृत्व में ध्वज और अतिथि को सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है गाइड का यह दल अलीसा अब्बासी के कुशल नेतृत्व में ध्वज और अतिथि को सलामी देता हुआ मंच के सामने गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे आ रहा है रेड क्रॉस मंतशा अब्बासी के कुशल नेतृत्व में अतिथि और ध्वज को सलामी देता हुआ गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे आ रहा है सृजन आरती विश्वकर्मा का कुशल नेतृत्व। सृजन का यह दल मंच के सामने से गुजरता हुआ। इसके ठीक पीछे है BSF बैंड सहायक उप निरीक्षक रवि कुमार का यह निर्देशन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस धुन को समाहित करता है बैंड गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है प्रथम वाहिनी का बैंड प्रधान आरक्षक वासुदेव नागर के निर्देशन में मंच के सामने से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे अश्वदल आ रहा है जिसने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की अगवानी की। आप सिंह जी के नेतृत्व में यह हमारा अश्वदल मंच के सामने से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे हमारा वो वाहन
संतोष कटारिया जी के द्वारा इस वाहन का चालन किया गया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को परेड का निरीक्षण करवाया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त करें। इसके पश्चात आपको लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की ओर स्कूल शिक्षा विभाग का सुंदर संयोजन। राष्ट्रीय पर्व हो या हो अन्य पर्व, सभी माहौल संगीत की आभा के साथ सुंदर होता है। जय हिंद सर, आदित्य सिंघारिया, परेड कमांडर IPS 76। जय श्रीमान, परेड 2 से सूबेदार। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया जा रहा है। वीरता, बलिदान और विकास के स्वर्णिम इतिहास के साथ देश के गणतंत्र होने का पावन दिवस, भारत अपने संविधान लागू होने के पावन दिन को, वो संविधान जिसने सभी को समानता का पाठ पढ़ाया, सभी को अधिकारों के साथ कर्तव्य का संयम बताया, जो कहता है मैं भारत का संविधान हूँ, मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ, मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबंधन हूँ। विश्व के अनेक देशों के अच्छे सिद्धांतों का मिश्रण हमारा संविधान, भारतवर्ष का प्राण है, हमारा गणतंत्र, हमारा पवित्र ग्रंथ महान है। समय के साथ पल्लवित पुष्पित होता हमारा गणतंत्र आज सशक्त पड़ाव पर पहुंच चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया गया। इसके पश्चात मैं आपको लिए चलूंगी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की ओर। परेड कमांडर बड़े गर्व जोश के साथ अपने प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को सावधान, कमांडर सैल्यूट, कमांडर फाइल में बाएं चलेगा, बाएं मोड़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से तेज चल। स्वतंत्रता सेनानी, लोकतंत्र सेनानियों की दीर्घा में पहुंचकर उनसे रूबरू होकर उनका परिचय प्राप्त कर उनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट कर रहे हैं। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। हमारा पहला सांस्कृतिक दल आगे आ जाए। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। धरती डोल रही है और परेड इन कमांड मानो अपने शमशीर पर सारा आसमान थाम लिया है। ऐसा लग रहा है कि यूं ही बाधाएं आए, नित प्रलय की घोर घटाएं, हम यूं ही बाधाओं को पार कर रहेंगे। स्वाभिमान से ऊंचा शीश, स्वाभिमान से ऊंचा शीश, गर्व से तना सीना, नजरों में मां भारती का सम्मान और सिंह सी सदी हुई चाल से ये टुकड़ियां अभियान प्रयाण के लिए आगे बढ़ती हुई। और दर्शक दीर्घा से निवेदन, तालियां बजती रहनी चाहिए इन जवानों के लिए। बड़े धैर्य के साथ, बड़े अनुशासन के साथ कदम से कदम मिलाए जा और खुशी के गीत गाए जा। नित बाधाएं आए पर कहीं ना हमें रुक पाए, ऐसी कामना के साथ। अनुशासन, तालमेल, शौर्य, वीरता की प्रतिमूर्ति है ये टोलियां। आदेश के अनुसरण का सबसे सुंदर प्रदर्शन। जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। हौसलों से चलने वालों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। विश्व गुरु भारत एक संगठन, चिंतन, कला, शांति, एकता, समृद्धि, चिंतन, विकास, शिक्षा, ध्यान, योग, आयुर्वेद और मानवता जीवन की नैतिकता का पाठ भारत सबके समक्ष पूरे विश्व ने सभ्यता की राय दिखाई। और IPS श्रीमान मयंक मिश्रा ने सहस्त्र सलामी दी और साथ में तृप्ति सिंह राजपूत परेड सेकंड इन कमांड। प्लाटून नंबर 1 उप निरीक्षक श्रीमान अश्विन दीवान, पुलिस जिला बल धौलपुर थाना प्रभारी ने अपने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी और उन्होंने सहस्त्र स्वीकार किया। प्लाटून नंबर 2 सहायक उप निरीक्षक श्रीमान संदीप सिंह, पुलिस जिला बल का नेतृत्व, बस स्टैंड चौकी प्रभारी 2005 बैच के आप, उन्होंने बड़े गर्व के साथ सलामी दी। और प्लाटून कमांडर 3 सुश्री सुनीता भारद्वाज, उप निरीक्षक महिला थाना प्रभारी 2013 बैच की आप भर्ती और उन्होंने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी।
प्लेटून कमांडर 4 श्रीमान शौकीलाल राज, 2004 में आपकी भर्ती नगर सेना पुरुष का नेतृत्व, सहायक उपनिरीक्षक थाना मणिपुर ने सहस्त्र सलामी दी। और प्लेटून कमांडर 5 श्रीमती रंभा साहू, 2005 उपनिरीक्षक कोतवाली नगर सेना महिला का नेतृत्व कर रही हैं और उन्होंने सहस्त्र सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। प्लेटून नंबर 6 सिद्धार्थ सिंह जूनियर अंडर ऑफिसर सैनिक स्कूल अंबिकापुर आरडीसी आईजीसी में विशेष आपका कमांड, 4 नेशनल हॉकी प्लेयर इसमें शामिल, उन्होंने सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। प्लेटून नंबर 7 बालकृष्ण राजवाड़े सीनियर अंडर ऑफिसर शासकीय स्नातक और कॉलेज, इसमें 10 अग्निवीर, 2 पैरा कमांडो पुलिस जिला बल का नेतृत्व। प्लाटून क्रमांक 8 एनसीसी गर्ल्स राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, जूनियर अंडर ऑफिसर सुश्री अन्नपूर्णा गुर्जर के नेतृत्व में। प्लाटून क्रमांक 9 एनसीसी गर्ल्स होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर, कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर सुश्री प्रिया मेरी टोप्पो के नेतृत्व में। प्लाटून क्रमांक 10 स्काउट सेंट जेवियर्स उच्च माध्यमिक विद्यालय, कमांडर अश्विन एक्का के नेतृत्व में। प्लाटून क्रमांक 11 गाइड शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर, कमांडर सबीना सिंह के नेतृत्व में। प्लाटून क्रमांक 12 गाइड अंबिका मिशन उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरनीबेड़ा अंबिकापुर, कमांडर संध्या गिरी के नेतृत्व में। प्लाटून क्रमांक 13 गाइड उर्सुलाइन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर, कमांडर अनुप्रिया किस्पोट्टा के नेतृत्व में। सलामी मंच के सम्मुख से गुजरते हुए प्लाटून क्रमांक 14 गाइड शासकीय कन्या शिक्षा परिसर अंबिकापुर, कमांडर खुशबू रानी एक्का के नेतृत्व में। शत शत नमन इस भारत भूमि को, अभिनंदन इस भारत भूमि का, जहां कण कण में भारत माता की जय जैसे जय घोष लेकर जवान चलते हैं। यह शानदार परेड, यह भूतपूर्व मंजर, हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। यह पावन धरती हम सबकी शक्ति का संचार करती है। अर्जुन शिवाजी जैसे वीर, जैसे लोग यहाँ के गुरुओं का हमारा संचार करती है। आज